न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं मीनल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। स्वागत है आपका सुबह की खबरों पर। तो चलिए डालते हैं नजर आज की बड़ी हेडलाइंस पर। पहलगाम के हमलावरों पर एक्शन तेज, पूंछ में आतंकियों के खिलाफ ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू। यूपी से खालिस्तानी आतंकी गिरफ्तार, ATS की बड़ी कार्रवाई। 30 वर्षों से फरार मंगत सिंह अरेस्ट। भारत का जल बम, पाकिस्तान पर सिंधु जल संधि रद्द करने का विनाशकारी प्रभाव। और चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। दक्षिण कश्मीर की अनंतनाग जिले के पहलगाम में हुए बड़े आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने जांच तेज कर दी। इस हमले के पीछे जिम्मेदार आतंकियों तक पहुंचने के लिए सुरक्षा बलों ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू की है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सेना और सुरक्षा बल आतंकियों की तलाश में जुटे हैं। भारतीय सेना ने आतंकवादियों को पकड़ने के लिए पूंछ के लसाना वन क्षेत्र में जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष अभियान समूह के साथ संयुक्त तलाशी अभियान शुरू किया। जम्मू कश्मीर में बड़े स्तर पर तलाशी अभियान चला रहे। पुलवामा आतंकी हमले के 6 साल बाद धरती की जन्नत फिर निर्दोषों के खून से सन गई है। पहलगाम के मिनी स्विट्जरलैंड बाइसरन में आतंकी हमले ने पुलवामा के जख्मों को ताज़ा कर दिया, जिसमें CRPF के 40 जवान बलिदान हुए। सोमवार तक अपनी हरियाली के लिए प्रसिद्ध बाइसरन घाटी के हरे भरे मैदान मंगलवार दोपहर बाद खून से लाल हो गए। जगह जगह निर्दोष लोगों के शव पड़े और बिलखते परिवार के सदस्य थे। इस खौफनाक मंजर ने 14 अप्रैल 2019 को हुए पुलवामा हमले के जख्मों को ताज़ा कर दिया, जहां आतंकियों ने आत्मघाती हमला किया। कुछ ऐसा ही आतंकियों ने पहलगाम में किया, जहां पहले लोगों से उनका धर्म पूछा, फिर आश्वस्त होने के बाद ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई। आतंकियों के इस कायराना और अमानवीय कृत्य से पर्यटकों के खचाखच भरी रहने वाली बाइसरन घाटी में सिर्फ आतंक के निशान बचे हैं। अभी तक कश्मीर में पर्यटकों पर इस तरह का बड़ा हमला नहीं हुआ था। पिछले साल 18 मई की रात 2 जगह आतंकियों ने हमला किया। इसमें एक पहलगाम के पास और दूसरा ओपन टूरिस्ट कैंप में हमला हुआ था। दक्षिण कश्मीर की अनंतनाग जिले के पहलगाम में हुए बड़े आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने जांच तेज कर दी। इस हमले के पीछे जिम्मेदार आतंकियों तक पहुंचने के लिए सुरक्षा बलों ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू की है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सेना और सुरक्षा बल आतंकियों की तलाश में जुटे हैं। भारतीय सेना ने आतंकवादियों को पकड़ने के लिए पूंछ के लसाना वन क्षेत्र में जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष अभियान समूह के साथ संयुक्त तलाशी अभियान शुरू किया। जम्मू कश्मीर में बड़े स्तर पर तलाशी अभियान चला रहे। पुलवामा आतंकी हमले के 6 साल बाद धरती की जन्नत फिर निर्दोषों के खून से सन गई है। पहलगाम के मिनी स्विट्जरलैंड बाइसरन में आतंकी हमले ने पुलवामा के जख्मों को ताज़ा कर दिया, जिसमें CRPF के 40 जवान बलिदान हुए। सोमवार तक अपनी हरियाली के लिए प्रसिद्ध बाइसरन घाटी के हरे भरे मैदान मंगलवार दोपहर बाद खून से लाल हो गए। जगह जगह निर्दोष लोगों के शव पड़े और बिलखते परिवार के सदस्य थे। इस खौफनाक मंजर ने 14 अप्रैल 2019 को हुए पुलवामा हमले के जख्मों को ताज़ा कर दिया, जहां आतंकियों ने आत्मघाती हमला किया। कुछ ऐसा ही आतंकियों ने पहलगाम में किया, जहां पहले लोगों से उनका धर्म पूछा, फिर आश्वस्त होने के बाद ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई। आतंकियों के इस कायराना और अमानवीय कृत्य से पर्यटकों के खचाखच भरी रहने वाली बाइसरन घाटी में सिर्फ आतंक के निशान बचे हैं। अभी तक कश्मीर में पर्यटकों पर इस तरह का बड़ा हमला नहीं हुआ था। पिछले साल 18 मई की रात 2 जगह आतंकियों ने हमला किया। इसमें एक पहलगाम के पास और दूसरा ओपन टूरिस्ट कैंप में हमला हुआ था। दक्षिण कश्मीर की अनंतनाग जिले के पहलगाम में हुए बड़े आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने जांच तेज कर दी। इस हमले के पीछे जिम्मेदार आतंकियों तक पहुंचने के लिए सुरक्षा बलों ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू की है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सेना और सुरक्षा बल आतंकियों की तलाश में जुटे हैं। भारतीय सेना ने आतंकवादियों को पकड़ने के लिए पूंछ के लसाना वन क्षेत्र में जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष अभियान समूह के साथ संयुक्त तलाशी अभियान शुरू किया। जम्मू कश्मीर में बड़े स्तर पर तलाशी अभियान चला रहे। पुलवामा आतंकी हमले के 6 साल बाद धरती की जन्नत फिर निर्दोषों के खून से सन गई है। पहलगाम के मिनी स्विट्जरलैंड बाइसरन में आतंकी हमले ने पुलवामा के जख्मों को ताज़ा कर दिया, जिसमें CRPF के 40 जवान बलिदान हुए। सोमवार तक अपनी हरियाली के लिए प्रसिद्ध बाइसरन घाटी के हरे भरे मैदान मंगलवार दोपहर बाद खून से लाल हो गए। जगह जगह निर्दोष लोगों के शव पड़े और बिलखते परिवार के सदस्य थे।
इस खौफनाक मंजर ने 14 अप्रैल 2019 को हुए पुलवामा हमले के जख्मों को ताज़ा कर दिया, जहां आतंकियों ने आत्मघाती हमला किया। कुछ ऐसा ही आतंकियों ने पहलगाम में किया, जहां पहले लोगों से उनका धर्म पूछा, फिर आश्वस्त होने के बाद ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई। आतंकियों के इस कायराना और अमानवीय कृत्य से पर्यटकों के खचाखच भरी रहने वाली बाईसरन घाटी में सिर्फ आतंक के निशान बचे हैं। अभी तक कश्मीर में पर्यटकों पर इस तरह का बड़ा हमला नहीं हुआ था। पिछले साल 18 मई की रात 2 जगह आतंकियों ने हमला किया। इसमें एक पहलगाम के पास और दूसरा ओपन टूरिस्ट कैंप में हमला हुआ था। और अब चलिए डालते हैं हमारी अगली खबर पर नजर। आतंकवाद निरोधक दस्ता ATS ने बड़ी कार्रवाई की है। 30 वर्षों से फरार चल रहे खालिस्तानी आतंकी मंगत सिंह उर्फ मंगा को पकड़ा गया। मंगत पर 25,000 रुपए का इनाम था। यूपी से खालिस्तानी आतंकी गिरफ्तार हुआ। जैसे कि ATS की बड़ी कार्रवाई में बताया गया कि 30 वर्षों से फरार मंगत सिंह अरेस्ट आतंकवादी निरोधक दस्ता ने बड़ी कार्रवाई की। 30 वर्षों से ये फरार था और खालिस्तानी आतंकी मंगत सिंह उर्फ मंगा को पकड़ा गया। मंगत पर 25,000 रुपए का इनाम था। न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार उत्तर प्रदेश ATS ने बुधवार देर रात प्रतिबंधित आतंकी संगठन खालिस्तान कमांडो फोर्स ने आतंकी मंगत सिर्फ उर्फ मंगा को गिरफ्तार किया। उस पर 25,000 रुपए का इनाम रखा। नोएडा यूनिट और गाजियाबाद पुलिस की संयुक्त टीम ने उसे गिरफ्तार किया। मूल रूप से पंजाब के अमृतसर के मझीटा का रहने वाले मंगत सिंह का भाई संगत सिंह प्रतिबंधित संगठन खालिस्तान कमांडो फोर्स का प्रमुख था। संगत सिंह को साल 1990 में पंजाब पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। मंगत सिंह भी इस संगठन का सक्रिय सदस्य था। ATS ने बड़ी कार्रवाई की है। 30 वर्षों से फरार चल रहे खालिस्तानी आतंकी मंगत सिंह उर्फ मंगा को पकड़ा गया। मंगत पर 25,000 रुपए का इनाम था। यूपी से खालिस्तानी आतंकी गिरफ्तार हुआ। जैसे कि ATS की बड़ी कार्रवाई में बताया गया कि 30 वर्षों से फरार मंगत सिंह अरेस्ट आतंकवादी निरोधक दस्ता ने बड़ी कार्रवाई की। 30 वर्षों से ये फरार था और खालिस्तानी आतंकी मंगत सिंह उर्फ मंगा को पकड़ा गया। मंगत पर 25,000 रुपए का इनाम था। न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार उत्तर प्रदेश ATS ने बुधवार देर रात प्रतिबंधित आतंकी संगठन खालिस्तान कमांडो फोर्स ने आतंकी मंगत सिर्फ उर्फ मंगा को गिरफ्तार किया। उस पर 25,000 रुपए का इनाम रखा। नोएडा यूनिट और गाजियाबाद पुलिस की संयुक्त टीम ने उसे गिरफ्तार किया। मूल रूप से पंजाब के अमृतसर के मझीटा का रहने वाले मंगत सिंह का भाई संगत सिंह प्रतिबंधित संगठन खालिस्तान कमांडो फोर्स का प्रमुख था। संगत सिंह को साल 1990 में पंजाब पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। मंगत सिंह भी इस संगठन का सक्रिय सदस्य था। ATS ने बड़ी कार्रवाई की है। 30 वर्षों से फरार चल रहे खालिस्तानी आतंकी मंगत सिंह उर्फ मंगा को पकड़ा गया। मंगत पर 25,000 रुपए का इनाम था। यूपी से खालिस्तानी आतंकी गिरफ्तार हुआ। जैसे कि ATS की बड़ी कार्रवाई में बताया गया कि 30 वर्षों से फरार मंगत सिंह अरेस्ट आतंकवादी निरोधक दस्ता ने बड़ी कार्रवाई की। 30 वर्षों से ये फरार था और खालिस्तानी आतंकी मंगत सिंह उर्फ मंगा को पकड़ा गया। मंगत पर 25,000 रुपए का इनाम था। न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार उत्तर प्रदेश ATS ने बुधवार देर रात प्रतिबंधित आतंकी संगठन खालिस्तान कमांडो फोर्स ने आतंकी मंगत सिर्फ उर्फ मंगा को गिरफ्तार किया। उस पर 25,000 रुपए का इनाम रखा। नोएडा यूनिट और गाजियाबाद पुलिस की संयुक्त टीम ने उसे गिरफ्तार किया। मूल रूप से पंजाब के अमृतसर के मझीटा का रहने वाले मंगत सिंह का भाई संगत सिंह प्रतिबंधित संगठन खालिस्तान कमांडो फोर्स का प्रमुख था। संगत सिंह को साल 1990 में पंजाब पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। मंगत सिंह भी इस संगठन का सक्रिय सदस्य था। और अब डालते हैं हमारी अगली खबर पर नजर। दक्षिण एशिया की भू राजनीति को बदलने वाला एक कदम हुआ। भारत के सिंधु जल संधि को फिर से बातचीत करने या रद्द करने के संकेतों से पाकिस्तान में खतरे की घंटी बज गई। पाकिस्तान का अस्तित्व सिंधु नदी प्रणाली पर निर्भर है। 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता के तहत हस्ताक्षरित ये संधि हिमालय की 6 नदियों के पानी का बंटवारा करती है। पूर्वी नदियां जैसे कि रावी, ब्यास, सतलज भारत को और पश्चिम नदियां होती है सिंधु, झेलम, चेनाब मुख्य रूप से पाकिस्तान को आवंटित करती है। युद्ध और दशकों की शत्रुता के बावजूद टिकी रही ये संधि अब अपने सबसे बड़े खतरे का सामना कर रही है। अगर
भारत संधि तोड़कर पश्चिमी नदियों का प्रवाह रोक दे तो पाकिस्तान एक अभूतपूर्व आपदा का सामना कर सकता है। ये जल बम पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था, कृषि और सामाजिक स्थिरता को पंगु बना सकता है, लेकिन भारत की अपनी बुनियादी ढांचे की सीमाएं संकट को और बढ़ा सकती है, जिससे पाकिस्तान में विनाशकारी बाढ़ आ सकती है। सिंधु नदी बेसिन पाकिस्तान के अस्तित्व की रीढ़ है। पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम और चनाब पाकिस्तान के पानी का लगभग 76% आपूर्ति करते हैं। ये 80% कृषि भूमि को सींचती है और 90% खाद्य उत्पादन का समर्थन करती है। पाकिस्तान दुनिया के सबसे शुष्क देशों में से एक है। भारत की सिंधु जल संधि को फिर से बातचीत करने या रद्द करने के संकेतों से पाकिस्तान में खतरे की घंटी बज गई। पाकिस्तान का अस्तित्व सिंधु नदी प्रणाली पर निर्भर है। 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता के तहत हस्ताक्षरित ये संधि हिमालय की 6 नदियों के पानी का बंटवारा करती है। पूर्वी नदियां जैसे कि रावी, ब्यास, सतलज भारत को और पश्चिम नदियां होती है सिंधु, झेलम, चनाब मुख्य रूप से पाकिस्तान को आवंटित करती है। युद्ध और दशकों की शत्रुता के बावजूद टिकी रही ये संधि अब अपने सबसे बड़े खतरे का सामना कर रही है। अगर भारत संधि तोड़कर पश्चिमी नदियों का प्रवाह रोक दे तो पाकिस्तान एक अभूतपूर्व आपदा का सामना कर सकता है। ये जल बम पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था, कृषि और सामाजिक स्थिरता को पंगु बना सकता है, लेकिन भारत की अपनी बुनियादी ढांचे की सीमाएं संकट को और बढ़ा सकती है, जिससे पाकिस्तान में विनाशकारी बाढ़ आ सकती है। सिंधु नदी बेसिन पाकिस्तान के अस्तित्व की रीढ़ है। पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम और चनाब पाकिस्तान के पानी का लगभग 76% आपूर्ति करते हैं। ये 80% कृषि भूमि को सींचती है और 90% खाद्य उत्पादन का समर्थन करती है। पाकिस्तान दुनिया के सबसे शुष्क देशों में से एक है। भारत की सिंधु जल संधि को फिर से बातचीत करने या रद्द करने के संकेतों से पाकिस्तान में खतरे की घंटी बज गई। पाकिस्तान का अस्तित्व सिंधु नदी प्रणाली पर निर्भर है। 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता के तहत हस्ताक्षरित ये संधि हिमालय की 6 नदियों के पानी का बंटवारा करती है। पूर्वी नदियां जैसे कि रावी, ब्यास, सतलज भारत को और पश्चिम नदियां होती है सिंधु, झेलम, चनाब मुख्य रूप से पाकिस्तान को आवंटित करती है। युद्ध और दशकों की शत्रुता के बावजूद टिकी रही ये संधि अब अपने सबसे बड़े खतरे का सामना कर रही है। अगर भारत संधि तोड़कर पश्चिमी नदियों का प्रवाह रोक दे तो पाकिस्तान एक अभूतपूर्व आपदा का सामना कर सकता है। ये जल बम पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था, कृषि और सामाजिक स्थिरता को पंगु बना सकता है, लेकिन भारत की अपनी बुनियादी ढांचे की सीमाएं संकट को और बढ़ा सकती है, जिससे पाकिस्तान में विनाशकारी बाढ़ आ सकती है। सिंधु नदी बेसिन पाकिस्तान के अस्तित्व की रीढ़ है। पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम और चनाब पाकिस्तान के पानी का लगभग 76% आपूर्ति करते हैं। ये 80% कृषि भूमि को सींचती है और 90% खाद्य उत्पादन का समर्थन करती है। पाकिस्तान दुनिया के सबसे शुष्क देशों में से एक है। भारत की सिंधु जल संधि को फिर से बातचीत करने या रद्द करने के संकेतों से पाकिस्तान में खतरे की घंटी बज गई। पाकिस्तान का अस्तित्व सिंधु नदी प्रणाली पर निर्भर है। 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता के तहत हस्ताक्षरित ये संधि हिमालय की 6 नदियों के पानी का बंटवारा करती है। पूर्वी नदियां जैसे कि रावी, ब्यास, सतलज भारत को और पश्चिम नदियां होती है सिंधु, झेलम, चनाब मुख्य रूप से पाकिस्तान को आवंटित करती है। युद्ध और दशकों की शत्रुता के बावजूद टिकी रही ये संधि अब अपने सबसे बड़े खतरे का सामना कर रही है। अगर भारत संधि तोड़कर पश्चिमी नदियों का प्रवाह रोक दे तो पाकिस्तान एक अभूतपूर्व आपदा का सामना कर सकता है। ये जल बम पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था, कृषि और सामाजिक स्थिरता को पंगु बना सकता है, लेकिन भारत की अपनी बुनियादी ढांचे की सीमाएं संकट को और बढ़ा सकती है, जिससे पाकिस्तान में विनाशकारी बाढ़ आ सकती है। सिंधु नदी बेसिन पाकिस्तान के अस्तित्व की रीढ़ है। पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम और चनाब पाकिस्तान के पानी का लगभग 76% आपूर्ति करते हैं। ये 80% कृषि भूमि को सींचती है और 90% खाद्य उत्पादन का समर्थन करती है। पाकिस्तान दुनिया के सबसे शुष्क देशों में से एक है। तो चलिए डालते हैं नजर अब अगली खबर पर। आज मधुबनी आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1300 करोड़ की किन किन परियोजनाओं को देंगे सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुरुवार को बिहार जिले के मधुबनी आएंगे और सुबह करीब 11:15 बजे राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। पीएम आज 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास करते हुए राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस अवसर पर पीएम सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली पंचायतों को मान्यता देने और प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार भी प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री बिहार के गोपालगंज जिले के हथुआ में लगभग
340 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले एक एलपीजी बाटलिंग संयंत्र और रेल अनलोडिंग सुविधा की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिजली के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देते हुए बिहार में 1170 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना के तहत 5030 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सहरसा और मुंबई के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस, जयनगर और पटना के बीच नमो भारत रैपिड रेल और पिपरा और सहरसा तथा सहरसा और समस्तीपुर के बीच ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। वह सुपौल पिपरा रेल लाइन, हसनपुर बिथान रेल लाइन और छपरा और बगह में 2 लेन रेल ओवरब्रिज का भी उद्घाटन करेंगे। पीएम खगाड़िया अलौली रेल लाइन को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इन परियोजनाओं से कनेक्टिविटी में सुधार होगा और क्षेत्र का समग्र सामाजिक आर्थिक विकास होगा। 1300 करोड़ की किन किन परियोजनाओं को देंगे सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुरुवार को बिहार जिले के मधुबनी आएंगे और सुबह करीब 11:15 बजे राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। पीएम आज 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास करते हुए राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस अवसर पर पीएम सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली पंचायतों को मान्यता देने और प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार भी प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री बिहार के गोपालगंज जिले के हथुआ में लगभग 340 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले एक एलपीजी बाटलिंग संयंत्र और रेल अनलोडिंग सुविधा की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिजली के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देते हुए बिहार में 1170 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना के तहत 5030 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सहरसा और मुंबई के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस, जयनगर और पटना के बीच नमो भारत रैपिड रेल और पिपरा और सहरसा तथा सहरसा और समस्तीपुर के बीच ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। वह सुपौल पिपरा रेल लाइन, हसनपुर बिथान रेल लाइन और छपरा और बगह में 2 लेन रेल ओवरब्रिज का भी उद्घाटन करेंगे। पीएम खगाड़िया अलौली रेल लाइन को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इन परियोजनाओं से कनेक्टिविटी में सुधार होगा और क्षेत्र का समग्र सामाजिक आर्थिक विकास होगा। 1300 करोड़ की किन किन परियोजनाओं को देंगे सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुरुवार को बिहार जिले के मधुबनी आएंगे और सुबह करीब 11:15 बजे राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। पीएम आज 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास करते हुए राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस अवसर पर पीएम सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली पंचायतों को मान्यता देने और प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार भी प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री बिहार के गोपालगंज जिले के हथुआ में लगभग 340 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले एक एलपीजी बाटलिंग संयंत्र और रेल अनलोडिंग सुविधा की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिजली के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देते हुए बिहार में 1170 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना के तहत 5030 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सहरसा और मुंबई के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस, जयनगर और पटना के बीच नमो भारत रैपिड रेल और पिपरा और सहरसा तथा सहरसा और समस्तीपुर के बीच ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। वह सुपौल पिपरा रेल लाइन, हसनपुर बिथान रेल लाइन और छपरा और बगह में 2 लेन रेल ओवरब्रिज का भी उद्घाटन करेंगे। पीएम खगाड़िया अलौली रेल लाइन को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इन परियोजनाओं से कनेक्टिविटी में सुधार होगा और क्षेत्र का समग्र सामाजिक आर्थिक विकास होगा। 1300 करोड़ की किन किन परियोजनाओं को देंगे सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुरुवार को बिहार जिले के मधुबनी आएंगे और सुबह करीब 11:15 बजे राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। पीएम आज 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास करते हुए राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस अवसर पर पीएम सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली पंचायतों को मान्यता देने और प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार भी प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री बिहार के गोपालगंज जिले के हथुआ में लगभग 340 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले एक एलपीजी बाटलिंग संयंत्र और रेल अनलोडिंग सुविधा की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिजली के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देते हुए बिहार में 1170 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना के तहत 5030 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सहरसा और मुंबई के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस, जयनगर और पटना के बीच नमो भारत रैपिड रेल
और पिपरा और सहरसा तथा सहरसा और समस्तीपुर के बीच ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। वो सुपौल पिपरा रेल लाइन, हसनपुर बिथान रेल लाइन और छपरा और बगहा में 2 लेन रेल ओवरब्रिज का भी उद्घाटन करेंगे। पीएम खगाड़िया अलौली रेल लाइन को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इन परियोजनाओं से कनेक्टिविटी में सुधार होगा और क्षेत्र का समग्र सामाजिक आर्थिक विकास होगा। तो दर्शकों, वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे और जानेंगे दुनिया भर की तमाम खबरें। आप बने रहे हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। हाय, मैं हूं तापसी पन्नू और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।